हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का 7th चैप्टर विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी में विमेन और कास्ट से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म हुए हैं उन सभी को पढ़ाया गया है, बताया गया है। और इन्हीं सब रिफॉर्म को हम काफ़ी डिटेल में डीप स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे और उनके इफ़ेक्ट को जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Have you ever thought how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे थे 200 साल पहले कैसे रहते थे? Nowadays, अभी आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली गो टू स्कूल। आप भी देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं, जो कि सामान्य परिवार से क्या करती हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं, वो स्कूल जाती है। ऑफन स्टडी विद द बॉयज़ और कोएड जो स्कूल होते हैं उनमें क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं लड़कों के साथ। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट। क्या है, लड़कियां जो हैं कॉलेजेस भी जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं और इवन अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो क्या करती हैं, जॉब भी करती हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एंड विडो कैन री मैरी टू। तो जैसा कि हमें अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको लीगली मैरिड एज में होने के बाद ही मैरिज करना अलाउ है। हमारे इंडिया में क्या है, लीगल मैरिज एज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड अकॉर्डिंग टू लॉ वो किसी से भी शादी कर सकती है जिसे वो पसंद करती हैं और साथ ही साथ वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग कर सकता है। और इवन जो विडोज़ हैं जिनके पति मर जाते हैं शादी के बाद, वो दोबारा भी रीमैरिज कर सकती हैं। ऑल विमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। हम सबको पता है कि हमारे देश में औरतों को भी वोट देने का अधिकार है आफ्टर बिकेमिंग अडल्ट, यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की जितनी भी औरतें हैं वो सभी जो हैं इलेक्शन में वोट दे सकती हैं, पर ऐसा पहले नहीं था। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली enjoyed बाय ऑल। Poor people have little or no access to education. In many family, women cannot choose their husbands. मतलब जितने भी राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हमारी कंट्री में हम दिए गए हैं, वो सभी जो राइट्स हैं वो सभी इंजॉय नहीं करते। जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में वो हर कोई राइट इंजॉय नहीं करते। जैसे कि जो पुअर फैमिली हैं, गरीब घर से हैं, दे हैव लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। उनको या तो बहुत कम ही पढ़ने के लिए मिलता है, यानी कि कुछ ही साल वो पढ़ पाते हैं, अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाते, या फिर उनको बिल्कुल भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। और साथ ही साथ मैनी फैमिली वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। ये तो बहुत ही कॉमन है कि मोस्टली जो है विमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड, मतलब जिससे वो शादी करना चाहती है वो शादी नहीं कर पाती। उनको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही क्या करनी पड़ती है, मैरिज करनी पड़ती है। 200 years ago they were things were very different. Most children were married off at an early age. मतलब छोटे बच्चों की क्या कर दी जाती थी, शादियाँ कर दी जाती थी 200 साल पहले, यानी कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उससे और उससे पहले भी जो है काफ़ी कम उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। एक से ज़्यादा वाइफ होती थी लोगों की, हिंदूज़ में भी और किस में, मुस्लिम्स में भी। और इवन अभी भी मुस्लिम्स में तो क्या है, एक से ज़्यादा वाइफ्स हो सकती हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फर्नेल पे ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब जो विमेंस हैं, अगर उनका हस्बैंड जो है मर जाते हैं, उनके पति अब मर जाते हैं और वो सती होना यानी कि अपने आप को जिंदा उनकी चिता पर जलाने के लिए डिसाइड करती हैं, जलने के लिए डिसाइड करती हैं, तो उनकी प्रेज की जाती है, उनको देवी पवित्र माना जाता है कि भाई वो कितनी पतिव्रता नारी है। ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो ऐसे मरना पसंद करती है, वैदर विलिंगली और अदरवाइज। विलिंगली मतलब चाहे तो वो खुद ही ये डिसाइड करे कि हाँ अब मेरे पति के मरने के बाद मैं उसकी चिता पर जो है अपने आप को जला दूंगी, ख़त्म कर लूँगी, या फिर फोर्सफुली भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उन औरतों को, उस औरत को क्या बोला जाता है, सती। सती का मीनिंग है वर्चुअस वीमेन। वर्चुअस वर्ड का मतलब क्या है, पवित्र। पवित्र नारी उसे माना जाता था। विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। जैसे आज 2005 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है विमेन्स को है इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में अपनी फादर की, बट
तब ऐसा नहीं था। तब जो है, जो ये राइट्स थे प्रॉपर्टी के, ये रिस्ट्रिक्टेड थे। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब उस पर बंदिश लगी हुई थी कि औरतों को ये हक नहीं मिलेगा। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। वर्चुअली का मतलब है इन रियलिटी औरतों को जो है एजुकेशन नहीं मिलती थी उस टाइम पे। बहुत ही 1-2% जो औरतें थी उनको जो है एजुकेशन मिलती थी। तो लगभग कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि औरतों को एजुकेशन नहीं मिलती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन एजुकेट, ठीक है ना, अगर आप किसी लड़की को पढ़ाओगे, औरत को पढ़ाओगे, शी वुड बिकेम विडो। मतलब इतनी ज़्यादा कुप्रथा, मन में इतने अंधविश्वास फैले हुए थे लोगों के कि अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओगे, किसी भी औरत को पढ़ाया जाएगा तो वो विधवा बन जाएगी। तो ऐसी मान्यताएं थी। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी, कि आदमी और औरत में ही डिफरेंस नहीं किया जाता था, जो लोग थे उनको आपस में भी कैटेगराइज किया गया था कास्ट के बेसिस पे। इन मोस्ट रीजन, कुछ जो इलाके हैं, पीपल वर डिवाइडेड, मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन, हमारी कंट्री में ज़्यादातर इलाकों में क्या होता था, पीपल वर डिवाइडेड अलोंग द लाइन ऑफ कास्ट। जो कास्ट है उसके बेस पे जो है लोगों को डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। अपर कास्ट मतलब वो सबसे ऊपर मानते हैं अपने आप को, कि और लोग हमसे नीचे हैं और हम क्या है, अपर कास्ट हैं। कौन? ब्राह्मण और क्षत्रियास। अदर सच एज ट्रेडर, मनी लैंडर, ऑफन रेफर टू एज वैश्यास, जो ट्रेडिंग करते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, जो उधार देते हैं लोगों को, वो प्लेस्ड आफ्टर देन, कि उनके बाद कौन है, वैश्यास हैं। दे देन कम पीजेंट्स, उसके बाद कौन है, जो छोटे मोटे किसान हैं। एंड आर्टिस्ट एज, कौन से आर्टिस्ट, जैसे कि वीवर हो गए, पोटर हो गए, जो बुनाई करते हैं, जो मटके बनाते हैं, कुम्हार जिन्हें बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता था, शूद्रास बोला जाता था। और सबसे लोवेस्ट में, द लोवेस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन एंड वर्क जॉब, क्लीन और वर्क एट जॉब दे अपर कास्ट कंसिडर पॉल्यूटिंग। मतलब वो काम करना जो अपर कास्ट पोल्यूटिंग समझती है, अपवित्र समझती है, वो काम करने के लिए जिनको रखा जाता था वो है शूद्रास से भी नीचे, जिनको अनटचेबल बोलते हैं, अछूत बोलते थे उस टाइम पे। दैट कुड लीड टू लॉस ऑफ द कास्ट स्टेटस। मतलब अगर अपर कास्ट वाले इन कामों को करेंगे तो वो अपनी क्या है, जात को खो देंगे, अपने कास्ट स्टेटस को ख़त्म कर देंगे। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल। अभी मैंने आपको बताया कि जो अपर कास्ट है इनको क्या मानती थी, जो कि ये सफाई का काम करते थे और छोटे मोटे काम करते थे, जिनको पोल्यूटेड समझा जाता था, उनको अनटचेबल मानते थे। अनटचेबल मतलब अछूत, क्योंकि वो खराब काम करते हैं तो आपको उन्हें छूना नहीं चाहिए, उनको अपने से दूर रखना चाहिए। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, ना तो उन्हें मंदिर में जाने दिया जाता था, अलाउड मतलब उनको आज्ञा नहीं थी, मनाही थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल यूज्ड बाय द अपर कास्ट, ना ही वो पानी निकाल सकते थे कुओं से। और बाथ इन द पोंड, द अपर क्लास बाथ, ना ही सेम बाथ से वो नहा सकते थे जिन पोंड में क्या है, अपर कास्ट नहाती थी। दे वर सीन एज द इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, छोटे घटिया, या फिर मतलब निम्न दर्जे का, निचले दर्जे का उन्हें माना जाता था। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दिस नॉर्म्स इन परसेप्शन स्लोली चेंज। 19th के अर्ली फेज में और लास्ट में और 20th के भी अर्ली फेज में काफ़ी सारे ये जो नॉर्म्स थे, ये जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, इनके जो परसेप्शन थे, जो मान्यताएं थी, वो चेंज हो गई स्लोली। सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। वर्किंग टूवर्ड चेंजेस कैसे आए, कि किन्होंने इस पर काम किया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग प्लेस ऑन अ न्यू कैरेक्टर। अर्ली 19th सेंचुरी से ही जो पढ़े लिखे इंटेलेक्ट थे, मतलब जो क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग था, उनमें डिबेट्स और डिस्कशन यानी कि बहस होनी स्टार्ट होगी कि क्या मतलब ये प्रथा सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो इनको क्या आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सोसाइटी को कैसे जागरूक करना चाहिए। तो सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो थी, जो प्रथाएं थी, उनसे रिलेटेड जो है न्यू कैरेक्टर, नई डिबेट और डिस्कशन एक नए तरीके से शुरू हो गई। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखो डिस्कशन और डिबेट्स कब होंगी, जब लोग आपस में बातचीत करेंगे। और
पूरे देश में जितने भी जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो आपस में कनेक्ट कैसे हुआ, कम्युनिकेशन के जो न्यू फॉर्म डेवलप हुए, लाइक टेलीफोन और कम्युनिकेशन, जैसे कि रेलवे, रोडवे, ये भी एक कम्युनिकेशन में बढ़ावा देते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं लोगों को, और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगे लोग रेलवे के आने की वजह से, और इसी के साथ साथ जो है न्यूज़ जो है अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से लोग तक पहुंचने लगी। फॉर फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड। जो बुक्स थी इन चीज़ों के बारे में उन वहाँ पे लिखा जाने लगा, न्यूज़पेपर में लिखा जाने लगा। लीफलेट्स कुछ पत्र होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी नया इंस्टीट्यूट खुलता है तो थोड़े छोटे छोटे जो पर्चे से होते हैं उन पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, ब्राउचर, लीफलेट्स उनको बोलते हैं, पैम्फलेट्स बोलते हैं, उन पे इनके बारे में क्या है लिखा जाने लगा और लोगों को इसके बारे में जागरूकता आने लगी। वन इम्पॉर्टेंट रीजन, ठीक है, देन द मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव रेड अबाउट क्लास 7, अब क्या बोल रखा है, दे वर फार चीपर और फार एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव रेड अबाउट इन क्लास 7th। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जो हमने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखना, जो पहले क्या होता पाम लीव्स पे लिखा जाता था, वो उनसे भी ज़्यादा सस्ती थी, इसी वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और इतनी तेज़ी से फैली। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दीज एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज। क्या है, लोग जो है, जो साधारण लोग थे वो उनको पढ़ सकते थे, क्योंकि वो उनकी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। वो इतने ज़्यादा चीपली अवेलेबल थे कि हर कोई जो है अपनी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था किसी भी मुद्दे पर। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, could now be debated and discussed by men and sometime by women as well in new cities। जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो यानी कि जो सत्ता से रिलेटेड, या फिर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जो भी इश्यूज थे, जो भी मुद्दे थे, उनके ऊपर डिस्कशंस हुई। और वो डिस्कशन मोस्टली क्या करते थे, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग था वो उनके बीच होता था, जिनमें कभी कभी महिलाएं भी शामिल थी। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी जैसे कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, द डिस्कशंस कुड रिच आउट टू द वाइडर पब्लिक। और ये जो डिस्कशन थी उनको कैसे फिर स्प्रेड किया जाता था, न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा पूरी पब्लिक को। द कुड बिकेम लिंक एंड मूवमेंट फॉर अ सोशल चेंज। और इसी वजह से जो है लोगों के दिमाग में ये विचार जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हुए, विचार जो है ब्रेन स्टॉर्म हुए, लोगों ने सोचना शुरू किया इन कुप्रथाओं के ऊपर। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। ज़्यादातर इन डिबेट्स को कौन इन्वोक करता था, स्टार्ट किने किया था, ये किया था जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, जो भारतीय समाज सुधारक थे, उन्होंने। One such reformer was Raja Ram Mohan Roy. He founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as Brahmo Samaj in Calcutta. उन्होंने क्या है, राजा राम मोहन राय काफ़ी बड़े समाज सुधारक थे जिन्होंने सबसे पहले इन कुप्रथाओं के ऊपर आवाज़ उठाई, और उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में जाना गया ब्रह्म समाज के नाम से। और ये कहाँ बना था, कलकत्ता में। पीपल सच एज राम मोहन राय आर डिस्क्राइब एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट द चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। इनको रिफॉर्मर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने फील किया कि चेंज, सोसाइटी में जो चेंज है आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें उखाड़ के फेंकना जरूरी है, उन्हें डन अवे विद का मतलब है उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव बने। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस, कि ऐसे चेंजेस को करने का सबसे बढ़िया तरीका, इंश्योर मतलब उस चीज़ को लागू करने का तरीका क्या है, बाय परsuading पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस। लोगों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको पुश किया जाए किस चीज़ के लिए, कि वो गिव अप कर दे, छोड़ दे ओल्ड प्रैक्टिसेस को, पुरानी प्रथाओं को, और नए तरीका है जो जीने का, लाइफ का, उसको अपनाए, अडॉप्ट करे। राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। राम मोहन रॉय जो थे, उनका क्या इंटरेस्ट था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को हमारे देश में लेकर आए, उसको स्प्रेड करें। जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं लिबर्टी से रिलेटेड,
फ्रीडम से रिलेटेड, वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू हमारी कंट्री में स्प्रेड किए जाएं और ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी लोगों को और स्पेशली विमेन को, इक्वालिटी मतलब समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो है औरतों को भी मिले। ही रोट द वे विमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने किस किस बारे में लिखा है? उन्होंने लिखा है कि भाई औरतों को अकेले ही जो डोमेस्टिक वर्क है उसका जो बर्डन है, बोझ है, वो सहना पड़ता है, वो उठाना पड़ता है। कन्फाइन टू द होम, उन्हें घर की चार दीवारी में ही बांध कर रख दिया जाता है। कन्फाइन मतलब वो घिर जाती हैं, वहीं पर रहना पड़ता है उन्हें। एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता और ना ही उनको एजुकेशन लेने दी जाती है। Changing the lives of widow. Raja Ram Mohan Roy was particularly moved by the problem widow face in their lives. He began a campaign against the practice of sati. उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज के लिए काम किया है, कौन सी कुप्रथा को खत्म करने के लिए काम किया है? वो है सती प्रथा। जो प्रैक्टिसेस थी उससे रिलेटेड उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। कैंपेन मतलब एक तरीके से अभियान शुरू किया। Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European language. He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. राम मोहन राय जो है वो काफ़ी सारी भाषाओं के क्या थे, जैसे संस्कृत, पर्शियन, इन सभी भाषाओं के क्या थे, काफ़ी अच्छे जानकार थे, उनके पास काफ़ी एक्सपर्टीज थी और उन्होंने काफ़ी कोशिश की। ही ट्राई टू शो, उन्होंने कैसे दिखाया ये अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताया कि जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें कहीं भी विडो बर्निंग का कोई भी क्या है प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं बोला गया, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो हमें ये नहीं अपनानी चाहिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में एज यू हैव रेड इन चैप्टर 6, जैसे कि हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे हमारे ट्रेडिशन और कस्टम की। दे वर देयरफॉर, इसीलिए मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन राय, वो राम मोहन राय की बात को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद जो है इंडियन प्रैक्टिसेस बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था उसको। वॉज रिप्यूटेड टू बी अ लर्नर्ड मैन, और उनको क्या बोला जाता था, लर्नर्ड मैन मतलब बुद्धिजीवी बोला जाता था उन्हें। इन 1829 सती वॉज बैंड, और इन्हीं के एफर्ट की वजह से सरकार ने क्या किया, 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया, बंद कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन रॉय वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर एज वेल, जो स्ट्रेटजी इन्होंने अडॉप्ट की लोगों को प्रश्यूड करने की और गवर्नमेंट को क्या है अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करने की, वही जो सेम स्ट्रेटजी थी काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरे रिफॉर्मर ने भी फॉलो की। वेन एवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस they seem harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that support their point of view. वो क्या करते थे, अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो ancient sacred text थे, जो हमारे पुराने जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनसे उन्होंने वो सपोर्ट करने के लिए पॉइंट निकालते थे कि जहाँ पे उनकी बात को सपोर्ट किया गया है। दे ऑफन सजेस्ट दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, कि जो अभी प्रथा चली हुई है सती प्रथा, वो हमारे जो अर्ली ट्रेडिशंस हैं उनसे बिल्कुल क्या है मेल नहीं खाती, उसके अगेंस्ट है, बल्कि उसके खिलाफ है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ है। आगे क्या है, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र। अब क्या बताया गया है, राजा राममोहन के अलावा भी दूसरे रिफॉर्मर्स जो हैं उन्होंने विडो से रिलेटेड, गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे उनको उठाया और समाज सुधार के लिए काम किया। जैसे कि फेमस कौन से हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस रिफॉर्मर है जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूज्ड एंशिएंट टेक्स्ट, उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट को क्या किया है, यूज़ किया है। सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी, कि विडोज जो हैं उनको दोबारा शादी करने का हक है, वो भी क्या कर सकती हैं, विवाह कर सकती हैं विधवा होने के बाद भी। हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके जो सजेशन थे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मान लिए। एंड अ लॉ वाज पास्ड, और साथ ही साथ एक लॉ पास किया गया, एक कानून पास किया गया 1856 में
परमिटिंग विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को क्या कर दिया, लीगल कर दिया, परमिट कर दिया। विडो मतलब विधवा विवाह। Those who were against remarriage of widow oppose विद्यासागर। उन्होंने क्या किया, जो भी इसके अंगेज थे रीमैरिज के, उन्होंने विद्यासागर को क्या किया, अपोज किया। अपोज मतलब विरोध किया। एंड इवन बॉयकॉटेड हम, उनको क्या कर दिया, बॉयकॉट भी कर दिया। उनका क्या, बॉयकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगा देना, उनसे एक तरीके से कोई भी उनसे कोई सोसाइटी में कनेक्ट नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा, उनसे संबंध नहीं रखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉयकॉटेड। The second half of the century, 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of country। जो 19th century है उसके second half में क्या हुआ, विडो रीमैरिज से रिलेटेड जो है कंट्री में मूवमेंट फैल गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, वर्सलिंगम पंतलू, ये भी एक रिफॉर्मर का नाम है, फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। जो पंतलू थे उन्होंने भी विधवा विवाह के लिए एक एसोसिएशन, एक संघ जो है शुरू किया। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्फ टू वर्क फॉर द सेम कॉज। तो बॉम्बे में भी जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे, जो सेम एज के थे, रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने ये प्लेज का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ की कसम लेना। उन्होंने क्या प्लेज ली कि हम विडो रीमैरिज और इन्हीं मुद्दों पर क्या करेंगे, रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी को जागरूक करने का काम करेंगे। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज आल्सो सपोर्ट द विडो रीमैरिज। जो आर्य समाज के संस्थापक हैं कौन, स्वामी दयानंद, उन्होंने भी विडो रीमैरिज को क्या किया, सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब सहमति जताई कि हाँ ये सही कार्य है। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो। फिर भी ये कानून आने के बाद भी बहुत कम ही औरतें थी जो क्या करती थी, दोबारा शादी करती थी। मतलब सोसाइटी में क्योंकि उनको बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था उस समय, तो इसीलिए बहुत कम मैरिजेस हुई। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। जिन्होंने शादी कर ली दोबारा, उनको सोसाइटी में, समाज में इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट किया गया, उनको मान्यता नहीं मिली। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। जो कंजर्वेटिव है, जो रूढ़िवादी ग्रुप है, उन्होंने जो नया लॉ है उसका विरोध मतलब विरोध ही जारी रखा। गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, गर्ल्स एजुकेशन रिलेटेड बताया गया है। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वीमेन। कि जो रिफॉर्मर है, सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, उन्होंने ये फील किया कि जो एजुकेशन है गर्ल्स की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, उनकी जो कंडीशन है ना प्रेजेंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स, जो विद्यासागर है और उनके साथ और भी बहुत सारे रिफॉर्मर थे इन बॉम्बे, सेटअप स्कूल फॉर गर्ल। उन्होंने क्या किया, स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए बॉम्बे में। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जो पहला स्कूल खोला गया था मिड 19 में, मैनी पीपल अफ्रेड ऑफ देम। इससे मतलब सोसाइटी में लोग डर गए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। Many people were afraid of them. They feared the school would take away girls from the home and prevent them from doing their domestic duties। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो अपने घरेलू कामकाज की जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगी। तो लोग काफ़ी डर गए थे। Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them। कि इसी के साथ साथ लड़कियों को स्कूल जाने के लिए काफ़ी दूर तक पब्लिक प्लेसेस पे जाना पड़ता था। तो लोगों का सोचना था, लोगों ने ये महसूस किया कि इन सब चीज़ों से अगर वो बाहर निकलेंगी, स्कूल जाएंगी, तो उन पर करप्टिंग, उनके दिमाग को भ्रष्ट करने का काम होगा। ये उनके दिमाग पे गलत असर पड़ेगा, उनकी जो सोच है उस पर गलत असर पड़ेगा। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम। जो 19th सेंचुरी के अंदर जितनी भी लड़कियां एजुकेटेड हुई वो सभी घर पर पढ़ी हैं। या तो उनके जो पिता थे, जो
प्रोग्रेसिव फादर्स थे, उन्होंने ये एफर्ट की वजह से या फिर उनके हस्बैंड्स के एफर्ट की वजह से। समटाइम विमेन टॉट देम सेल्फ, औरतों ने भी क्या किया है, अपने लिए स्टैंड उठाकर पढ़ाई की है। यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट रसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर। अब इसमें 7th क्लास के में एक रसुंदरी देवी है, उनकी स्टोरी बताई गई है पॉलिटिकल लाइफ में। तो उसके बारे में बताया गया है कि उसके बारे में क्या आप जानते हैं? शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्रिकलिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। कि वो क्या करती थी, छुप छुप कर पढ़ती थी कैंडल लाइट्स के साथ। ठीक है, चुप किसी से वो उन्होंने क्या नहीं बता रखा था कि वो पढ़ती भी हैं, तो वो क्या करती थी, रात को पढ़ती थी सीक्रेटली। सीक्रेटली का मतलब होता है एक तरीके से रहस्य, किसी को कोई ना बताना बात।